and this is for like ECAT, MDCAT 2024. ECAT, MDCAT 2024 में we are going to discuss punctuation. Punctuation किसे कहा जाता है? What is punctuation? Punctuation is a set of symbols and marks which are used to clarify meaning in text. ठीक है, तो punctuation हमारे पास कुछ symbols होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है सेंटेंस को लिखते हुए ताकि हम अपने मीनिंग को क्लियरिफाई कर सकें, क्लियर कर सकें. पंक्चुएशंस आर नेसेसरी बाय राइटिंग. जब हम राइटिंग करते हैं तो पंक्चुएशन ज़रूरी होता है, वरना मीनिंग क्लियर नहीं होता. जैसे कि अगर मैं एक जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, उठो मत बैठो, उर्दू में पहले मैं लिखता हूँ, तो अब देखो आप इसमें दोनों सेंस आएगा. जैसे अगर मैं इसको इस तरह भी पढ़ सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉमा अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ना, तो जगह उठो मत बैठो, मतलब आप सब उठ जाएंगे. और लेकिन अगर यही कॉमा अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उठो मत बैठो, तो ये कॉमा अगर नहीं लगे ना तो आपके दोनों सेंस आएंगे. अब आप परेशान हो, उठना है कि बैठना है, ऐसा ना भी. तो पंक्चुएशंस में क्या होता है कि हमें पास ज़रूरी होता है कि हमें लाइक ना कि ये चीज़ हमें पता हो. ठीक है, कि मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए. इंग्लिश में आप देख लेते हैं, जैसे लेट्स ईट ग्रैंडफादर. अब देखो ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है ना, लेट्स ईट ग्रैंडफादर, आओ खाते हैं दादाजी को. ये तो ये अब यहाँ पर अगर कॉमा लगाते हैं ना, अब सही है, लेट्स ईट ग्रैंडफादर, दादा आए खाते हैं, इसका तो यही हो गया ना. तो कॉमर्स की वजह से देखो कितना खतरनाक मिस्टेक यहाँ पर जो हम चला रहे हैं उसके अंदर. और भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अ वुमेन, ये भी एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है, वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग. अब देखो इसके दो सेंस जाएंगे, वुमेन के इंपॉर्टेंस में भी जा सकते हैं, मैन के इंपॉर्टेंस में भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप सेंस ले सकते हैं. जैसे अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक औरत अपने मर्द के बिना कुछ नहीं है. तो ये मतलब मर्द की इंपॉर्टेंस आ रही है ना सेंटेंस में. अब देखो अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक औरत उसके बिना मर्द कुछ भी नहीं. तो कॉमा की प्लेसमेंट अब इधर से उधर करते हो, देखो मीनिंग चेंज होगी. तो ये इंपॉर्टेंस है पंक्चुएशन की, कि ऐसा नहीं कि बस बिला वजह में तो नहीं यूज़ करते, देयर आर सम यूजेजेस ऑफ इट ना. तो बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो पंक्चुएशंस के अंदर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक सबसे पहले तो हम लोग कैपिटलाइजेशन को पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन रूल के कैपिटल्स कब करते हैं. सेकंड हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज़ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को डिस्कस किया जाएगा. थर्ड इसके बाद हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे लाइक क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के अलावा अगला फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क. देन पांचवा जो हमारे पास है, दिस विल बी कॉमा. द सिक्स्थ वन इज कॉलन. द सेवंथ वन इज that semicolon, and then the eighth one is apostrophe. The ninth one is hyphen. और टेंथ जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर बेटा, तो वो हमारे पास होगा डैश. 11th होगा हमारे पास कोटेशन मार्क्स, जिसको इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हमें समझना है कि कब किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से. तो इतना मुश्किल नहीं, आसान चीज़ें. कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल कब करना है, फुल स्टॉप लाइक दिस इज फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क इज उल्टा आई. कॉमा तो ये आप जानते हैं, कॉलन ये भी आप जानते हैं, सेमी कॉलन दिस इज सेमी कॉलन. एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, हाइफन स्मॉल डैश होता है ये, और डैश जो होता है वो एक बिग डैश होता है. तो बहुत सारे बच्चे हाइफन और डैश को सेम समझते हैं, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स.
हाइफन थोड़ा छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है, साइज़ का फ़र्क है दोनों में, लेंथ में फ़र्क है। कोटेशन मार्क्स इज इन्वर्टेड कॉमास भी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन वी नीड टू डिस्कस। देखो आज जितने कर पाते हैं, ये भी 2 लेक्चर पर होगा, लेक्चर 1 आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दिस इज कैपिटलाइजेशन। कुछ रूल आप बता देना, कुछ रूल मैं बता दूंगा, और मिला जुला कर हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आप बताएं कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यस, वेल डन, ओके ओके, यू हैव सेड राइट। तो स्टार्टिंग लेटर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होता है हमेशा वो कैपिटल होता है, एवरीबॉडी नोस। मोर पॉपुलर नेम क्या, सिर्फ नेम ही अगर हम कहते हैं, मतलब प्रॉपर नेम्स जिसको हम कहते हैं, नॉट पॉपुलर नेम्स, ठीक है, बिल्कुल। प्रॉपर नेम से पहले या प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग कहते हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी प्रॉपर नाउन हो जाए, जैसे कि मेरा अपना नाम है, जैसे कि माय नेम इज़ नसीम, तो माय नेम इज़ नसीम जब मैं लिखता तो एन कैपिटल करूँगा, बिकॉज नसीम इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर मुझे कहना है आई लिव इन कराची, तो के कैपिटल हो जाएगा। तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और उसके अलावा एनी मोर? बताइए। दो वर्ड्स हमेशा जो है ना वो कैपिटल फॉर्म में जो है हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक है, आई और ओ, ये 2 वर्ड्स हमेशा कैपिटल होते हैं, जैसे कहीं पे भी लिखा जाए। जैसे कि एक सेंटेंस लिखता हूँ कि नहीं, नॉट मतलब आई, मतलब मैं वाला आई यहाँ पर कहा जाता है, वो आई नहीं होता, हमेशा आई कैपिटल नहीं होता। जो मैं वाला आई होता है वो हमेशा हम लोग जो है वो कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो ही एज वेल एज आई इज गोइंग टू मुल्तान। तो ही, देखो आई जो यहाँ पर यूज़ किया गया तो आई को कैपिटल यूज़ किया गया। तो मैं वाला जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ओ का मतलब होता है ए वाला, वो है ये जो इंटरजेक्शन होता है ना, ओ किंग, ओ लॉर्ड, तो वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। ही सेड ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, ही सेड ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड के बाद आएगा, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है वो कैपिटल हो जाता है, ओ किंग, ओ गॉड, ओ डेयर, इस तरह बोलते हैं ना, तो ओ कैपिटल होता है। और कोई रूल बताएं कैपिटलाइजेशन का जिसको हम कैपिटल करते हैं? एब्रीविएशंस और ऑलवेज कैपिटल। जो एब्रीविएशंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, वो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं, वो तो सारे अल्फ़ाबेट्स ही कैपिटल होते हैं उसके अंदर। जैसे कि ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन इंग्लिश है ना भाई, तो एम ए पूरा, या यू एन ओ है ना, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, FAO, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में फीफा, ICC, ये सब कैपिटल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको ये भी पता है कि ABCDE, जब मिस्टर हम लिखते हैं या फिर मिस लिखते हैं या फिर मिसेस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग हम कैपिटल करते हैं। या फिर जब हम डॉक्टर भी लिखते हैं टाइटल में, मतलब टाइटल से पहले, तो उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल में आता है। यस, इंजीनियर, बिल्कुल, जब इंजीनियर लिखते हैं तो ENGR लिखते हैं और E कैपिटल करते हैं। जब सर का S कैपिटल करते हैं, इस्तेमाल करते ही नहीं ना सर को पैराग्राफ के इस्तेमाल में, शुरू में इस्तेमाल करते हैं सर को, क्योंकि वो तो सैल्यूटेशन है ना। रिस्पेक्टेड सर अगर बोलेंगे तो भी S कैपिटल करेंगे, वैसे रिस्पेक्टेड सर में S कैपिटल होगा, बिल्कुल। आर तो वो तो स्टार्ट में लग रहा था, वो तो वैसे ही बड़ा होगा, तो वो तो शुरू में, लेकिन सर का S कैपिटल होगा। यस, मैडम का M कैपिटल होता है, ठीक है। नहीं, टीचर का T नहीं, टीचर को टाइटल नहीं है ना, वो तो एक प्रोफेशन है, ठीक है, टाइटल तो है। इस तरह नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, मतलब दिनों और महीनों के नाम जो है ना उनको हमेशा जो है वो कैपिटलाइज किया जाता है। वी ऑलवेज कैपिटलाइज देम। जैसे कि जब हम मंडे लिखेंगे, पूरा मतलब सेंटेंस के बीच में लगाता हूँ, आई विल कम ऑन मंडे, M कैपिटल लिखाते हैं,
डेज के लिए, या ही वॉज बॉर्न इन जून, तो ही वॉज बॉर्न इन, अब देखो जे कैपिटल हो जाएगा, तो जब भी हम डेज या मंथ्स के नाम लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं। इसके एफ, उसके बाद नेक्स्ट रूल ये भी होता है कि नेम ऑफ बुक्स, किताबों का जो नाम होता है ना उसको कैपिटल में लिखा जाता है। किसी भी किताब का नाम हो सकता है, होली कुरान हो सकता है जैसे, तो एच भी कैपिटल हो जाएगा, क्यू भी कैपिटल हो जाएगा, दोनों सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो गए। जैसे आई रीड द होली कुरान डेली, ठीक है, तो बेटा तो देखो एच भी कैपिटल हो गया, क्यू भी कैपिटल। और कोई भी हो सकता है, जैसे आई रीड द प्रिजनर ऑफ जेंडा, द प्रिजनर ऑफ जेंडा। नहीं, हॉली मॉस तो किताब नहीं है ना कोई, नहीं मतलब एच स्मॉल होगा, एच स्मॉल होगा, हॉली का हाँ एच स्मॉल होगा, सिर्फ हॉली कुरान एक बुक है तभी एच कैपिटल होता है। अब जैसे द प्रिजनर ऑफ जेंडा ये एक बुक है ना बेटा, तो इसके देखो कैपिटल में लिखा है टी बी पी। हाँ, जो प्रेपोजिशन होता है उसको अगर हम स्मॉल कर देते हैं अक्सर, ऑफ का हो, इनका आई स्मॉल हो जाता है, वरना बाकी अल्फ़ाबेट आपने देखा होगा बड़े लिखे होते कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है बेटा कैपिटलाइजेशन के। स्टार्टिंग लेटर हमेशा सेंटेंस का कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ सिटीज़, नेम ऑफ कंट्रीज़ वगैरह। आई और ओस कभी भी सेंटेंस के बीच में भी आ जाएगा तो कैपिटल होगा। और एब्रीविएशंस हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे सारे। और टाइटल्स हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होंगे, जितने भी टाइटल्स होते हैं, अलकाबात होते हैं, डेज और मंथ्स के नेम कैपिटल से लिखे स्टार्ट होते हैं हमेशा, किताबों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो मसला, तो ये हमने एक रूल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हम आते हैं फुल स्टॉप, मतलब वन बाय वन सारे करने हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप कुछ तो आप बता दें बेटा, बताएं फुल स्टॉप का इस्तेमाल एट द एंड ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल आसान, पहला तो सबको आता है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जब सेंटेंस एंड होता है तो शुरुआत में हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। और बताइए, बस एक ही इस्तेमाल जानते हैं। जब हम एब्रीविएशन लिखते हैं तो इस्तेमाल करते हैं ना फुल स्टॉप्स को, एब्रीविएशंस लिखते हुए, जैसे कि हाँ टाइटल्स के एंड में भी ही इज़, एब्रीविएशन में तो क्या होता है कि हर अल्फ़ाबेट के साथ ही इज़ गोइंग टू द USA, सबके साथ इस्तेमाल करते हैं। और टाइटल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइटल्स में क्या करते हैं, एंड में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई विल मीट डॉक्टर फरहान, तो DR के बाद फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं, ऐसे ही है ना। इसके अलावा और कोई फुल स्टॉप का यूज़, एट द एंड ऑफ सेंटेंस बता दिया, टाइटल्स में बता दिया, ठीक है, ओके। बाकी इसके अलावा छोटे मोटे यूजेजेस हैं, बता देता हूँ, इजी हैं। मतलब ईमेल एड्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं, ये तो पता ही है। मतलब ईमेल एड्रेस को लिखते हुए, ईमेल एड्रेस लिखते हुए किसी का, या फिर जब हम लोग वेबसाइट लिखते हैं तो शुरुआत में भी तो डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यस, कुछ भी लाइक stbb.edu.pk, सिंध बोर्ड के जो वेबसाइट है, ठीक है, syntaxbookboard.edu.pk, तो डॉट्स लगते हैं उसके अंदर। इसी तरह कोई एड्रेस हो सकता है abc.gmail.com, सॉरी abc@gmail.com, तो एड्रेस लिखते हुए भी डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसी फुल स्टॉप को हम लोग यूज़ करते हैं डेसिमल पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये डेसिमल पॉइंट भी होता है जब हम फ्रैक्शंस में लिख रहे होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3.14, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप ही होता है, और क्या होता है। तो बस आई थिंक और तो कोई इस्तेमाल नहीं है, खींच काच के निकाल दे जितने थे। मेन तो यही कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस, बाकी भी यूज़ करते हैं फुल स्टॉप को। एनी प्रॉब्लम? नो इशूज़। क्वेश्चन मार्क तो ईजी है, आई डोंट थिंक कि उसको बताने की ज़रूरत है ना भाई। थर्ड क्वेश्चन मार्क है एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, सवालात के एंड में इस्तेमाल करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं है। बस क्वेश्चन मार्क एक ही इस्तेमाल है कि क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जस्ट। बाकी एक्सक्लेमेशन मार्क देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो सही ना, समझ में आता है सबको। फोर्थ हम लोग देखते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जल्दी बताओ, पता है? यस, जज्बात के बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बिल्कुल सही। एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी
एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। पढ़ा होगा आपने ये दोनों टाइप्स के सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो क्या होते हैं, जो आपको इमोशंस की बात करते हैं ना, जो हैरत वगैरह के इजहार को शो करते हैं, खुशी गमी के। और ऑपरेटिव सेंटेंस में ये प्रे या विश है ना, दुआ बद्दुआ या फिर कोई ख्वाहिश का बयान किया जाता है। इन सेंटेंसेस के एंड में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। अब मैं मिसाल दे देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे कहते हैं ना कि व्हाट अ नाइस शॉट, व्हाट अ नाइस शॉट, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं क्योंकि जज्बात है, हैरत का इजहार है। व्हाट अ नाइस गोल, व्हाट अ गोल, ठीक है, बोलते हैं ना थोड़ा। इसी तरह से हाउ फूलिश यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम, तो ये भी तो एक हैरत का इजहार है। और अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो पूछ रहे हैं कि कितने बेवकूफ़ हो तुम, ये लगाते हैं तो बता रहे हैं कि बहुत बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है। हाउ फूलिश यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस जो दुआ वाले होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, पता है ना बेटा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र पाओ, तो इसमें भी तो है ना गॉड ब्लेस यू जो कहते हैं, तो उसमें भी नहीं, मे से शुरू होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट वेल सून, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू पास द एग्जाम, इस तरह से। हाँ, कर्ज भी हो सकता है, कोई बद्दुआ भी हो सकती है, जैसे मे ही डाई सून, तो ये बद्दुआ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी है कि दुआ हो, जैसे ये बद्दुआ है, मे ही डाई सून। या कोई ख्वाहिश शुरू किससे होती है, वुड दैट से। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, इसमें भी लगता है। तो ये ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जितने भी एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में हम लोग लगाते हैं साउंड ऑफ एक्सक्लेमेशन। उनकी निशानी होती है सिंपल, या तो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, हाउ से, मे से स्टार्ट होते हैं, वुड से स्टार्ट, वुड दैट से स्टार्ट होते हैं, इन सबसे स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आफ्टर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस के बाद भी इस्तेमाल करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इमोशन शोइंग वर्ड, इमोशन शो करने वाले अल्फाज, जैसे कि हुर्रा, याहू, वाओ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स के बाद भी आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बस यही है, और कोई इस्तेमाल नहीं होता है इसका। बाकी मैथमेटिक्स में करते हैं फैक्टोरियल, वो तो एक अलग चीज़ है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो वो तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। बट केमिस्ट्री मतलब सॉरी इंग्लिश में तो बस यही इस्तेमाल आता है इसके। कोई मसला क्लियर है। तो ये हमारे पास ये हो गया हमारा, दिस इज क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये हमारे पास हो गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद आता है कॉमा के इस्तेमाल की बात करते हैं। अब कॉमा के यूजेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो उनको देखते हैं, कॉमा के यूजेजेस को मिटा दो उसको। तो ये कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये 5वां मैं बता दे रहा हूँ, कॉमा कि कॉमा कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कॉमा को कहाँ, आप बताओ चलो पहले। तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स को एक जैसे वर्ड्स, ठीक है, ओके। तो पहला तो हो सकता है कि बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं ना बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, कॉमा केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, इन्हीं के वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब पे। ओके, तो आई टीच इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ तीनों सब्जेक्ट्स है ना, सेम सिमिलर वर्ड्स हैं, तो हमने इंग्लिश और उससे पहले कॉमा यूज़ किया, तो आपको पता ही है। अच्छा, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है ना, जब इस तरह से हम लिखते हैं। अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन इस एंड के बाद भी कॉमा लगाते हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा यूएस। मतलब ब्रिटिश क्या करते हैं, एंड के बाद कॉमा नहीं लगाते। हमने जो पढ़ा है ना ब्रिटिश इंग्लिश में, तो हम एंड के बाद, अमेरिकन क्या करते हैं, एंड के बाद भी आप देखोगे अक्सर कॉमा लगा होता है इंटरनेट पर, यूएस इंग्लिश में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉमा लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है। नहीं गलत होगा, दैट डिपेंड्स। मतलब चूँकि ऐसा सवाल दिया नहीं जाएगा, कन्फ्यूजन है इसके अंदर एंड के बाद वाले कॉमे पर। चूँकि ब्रिटिश नहीं लगाते, अमेरिकन लगाते हैं। कभी कभी यार एंड के बाद ना कॉमा लगा हुआ देखोगे और आपको लगेगा गलत है शायद, ये नेट पर आपको लगता है शायद गलती से लगा दी, बट अमेरिकन रूल है, वो लग सकता है, ठीक है। यूएस में लगाया जाता है। तो एक तो कॉमा के ये इस्तेमाल बिल्कुल आपने सही बताया कि एक जैसे वर्ड्स को हम सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से और कुछ इस्तेमाल पता है कॉमा का? कंडीशनल
असल में कॉमा का मतलब यहाँ यस कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल ओके राइट, यू आर राइट नाउ। कॉमा का मतलब होता है शॉर्ट पॉज ना, एक शॉर्ट पॉज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फुल स्टॉप जो हमारे पास होता है एक लॉन्ग पॉज के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही ना, तो शॉर्ट पॉज देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अक्सर इसको कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है और मैं उसी के एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब भी हम, अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमने कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लगाया हो, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लगाया हो इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो सूरत में कॉमा लगता है, ठीक है। बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज इफ it is written at the start, not before independent, after dependent clause, after dependent clause if it is written at the start। अच्छा, क्लॉज किसे कहते हैं? चलो थोड़ा सा फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जहाँ पर मैं दूंगा आपको ना, तो शायद आप ये बात समझ जाएंगे। थोड़ी मुश्किल बात है ये वाली, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी जैसे बच्चों वाली बातें थी, थोड़ी बड़ों वाली बातें, तो उसको समझना पड़ेगा। तो क्लॉज किसे कहते हैं बोलो? व्हाट इज द क्लॉज? सेंटेंस किसे कहा जाता है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, दैट्स अ सेंटेंस, ओके। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि आई एम इन द मार्केट, तो क्या ये हमारे पास एक सेंटेंस है बेटा? यस, वेल डन, दिस इज अ सेंटेंस। अगर मैं सिर्फ लिख दूं इन द मार्केट, तो क्या ये सेंटेंस है? फिर क्या है ये? नहीं, क्लॉज नहीं है, ये है फ्रेज, ये फ्रेज हो गया। तो क्लॉज क्या चीज होती है? ओके, क्लॉज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which has a subject and verb, yes। क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज, ठीक है। अब इसको जैसे उसका अपना सब्जेक्ट की मीनिंग इसकी बन भी रही होती है ना, समटाइम्स मीनिंग भी बन रही होती है उसके अंदर, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अभी मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। अब क्लॉज हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक तो क्लॉज हमारे पास होता है दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेले अपने मुकम्मल मायने देता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे, तो मुकम्मल मायने आ रहे हैं उसके, तुम कामयाब हो जाओगे, मुकम्मल मायने। तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसकी मीनिंग हमारे पास इनकम्प्लीट होती है, जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसको हम देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने देखा तो इसकी कंप्लीट मीनिंग आ गई है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो है वो मीनिंग कैसी है? इनकम्प्लीट मीनिंग है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, तो क्या ये मीनिंग मुकम्मल कर रहा है? देखो बेटा, इसका सब्जेक्ट दिखा आपको, सब्जेक्ट है इसमें, वर्ब भी है इसमें, लेकिन मीनिंग फिर भी कंप्लीट नहीं है। दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ के मायने दे सकता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अकेले उसके मायने नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जो सेंटेंस हमारे पास होते हैं, इन्हीं क्लॉज को अगर आप समझ जाते हो तो आप सेंटेंस के टाइप्स भी समझ जाते हो। सेंटेंस तीन तरह के होता है ना बेटा। एक हमारे पास सेंटेंस कहलाता है दिस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। एक सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस, वेल डन। और थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाता है? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो उस पर डील नहीं कर रहा अभी मैं फिलहाल, अभी चूंकि ये टॉपिक नहीं है हमारा क्लॉज का, तो मैंने ऐसे ही बता दिया साइड से। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास लगा होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि कुछ भी लिख देता हूँ, आई एम योर टीचर, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है बेटा? इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना बेटा, वो साथ में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दैट से बात है, जोड़ने के लिए उनके साथ में कंजंक्शन चाहिए होता है, तो आपस में वो एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और कौन सा कंजंक्शन से जुड़े होते हैं ये पता है किसी को? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता दूं, फैन बॉयज।
फैन बॉयज होता है ना, फैन बॉयज को मतलब फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, इनसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, ओके, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। देखो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों एंड से जुड़ गया, दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। अब बाकी से भी बना सकते हैं, टॉपिक ये नहीं है कि मैं अलग अलग करके सबसे बनाऊं, इन सबसे बन सकता है, अलग अलग सेंस देगा। आई एम योर टीचर बट यू आर नॉट माई स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दोनों, अब इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों होता है। सबसे पहले एक हमारे पास आता है, इसके दो तरह से उसको बना सकते हैं। पहले जैसे कि मैं डिपेंडेंट क्लॉज लगा दूं, डिपेंडेंट, या पहले मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गया प्लस, और एंड में हमारे पास आता है इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज। और अब ये जो जुड़े हुए होते हैं ना, ये भी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको जोड़ने के लिए हमारे पास होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये बहुत सारे होते हैं, सबऑर्डिनेट, इफ़ भी हो सकता है इसमें, व्हेन भी हो सकता है इसके अंदर, अनलेस भी हो सकता है इसके अंदर, अनटिल भी हो सकता है इसके अंदर, इसी में एज सून एज हो सकता है, इसी में बिफोर हो सकता है, इसी में आफ्टर हो सकता है, और भी कई एक सारे हो सकते हैं, जो टॉपिक नहीं है अभी का कि मैं उसको डिटेल में बात करूँ। तो ये इस तरह से होता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक जुमला, द पेशेंट हैड डाइड, बड़ा मशहूर जुमला है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये पाकिस्तान का कौमी जुमला है ये, ठीक है, यही नजर आता है ना। तो अब इसमें देखेंगे अगर आप इसमें, तो बेटा ये द पेशेंट हैड डाइड, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारे पास क्या है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, जो मुकम्मल मायने नहीं दे रहा। तो होता क्या है यहाँ, अच्छा ये सेम पैटर्न पे लिखा कि, अच्छा हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि कंजंक्शन वाला पार्ट, कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज वाला पार्ट पहले लगा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद हम लोग क्या कर लें कि हम लोग उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दें, लेकिन फिर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। अब देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट हैड डाइड। सही है ये? लिखते नहीं है ऐसे, बट लिख जरूर सकते हैं, चूंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले यूज कर लिया। से एक जुमला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इफ यू वर्क हार्ड, ये है हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो उसके बाद कॉमा लगा के लिखते हैं ना, यू विल सक्सीड। तो ये कॉमा क्यों लगाया गया, चूंकि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने पहले लिख दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आपका पहले लिखाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो उसके फ़ौरन बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। समझ गए? तो अब समझ, इस रूल को समझने के लिए वो सब आपको पता होना चाहिए था, अदरवाइज आप नहीं समझ सकते कि क्या मतलब इसके। ठीक है, तो ये कॉमा का दूसरा इस्तेमाल हमने देखा। तो और कॉमा का एक हमारे पास थर्ड यूजेज है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यस, बिफोर एडवर्ब, इफ एडवर्ब, अगर एडवर्ब को शुरू में लिखा जाए, तो अगर किसी इफ एडवर्ब्स इज रिटन एट द स्टार्ट, अगर एडवर्ब को शुरू में लिख दिया जाए ना सेंटेंस के, तो सूरत में क्या होगा कि हम लोग कॉमा लगाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं ना कि आई विल नॉट कम
टुडे, आज मैं नहीं आऊँगा। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? टुडे आई विल नॉट कम। सही है। तो ये टुडे एडवर्ब होता है, टाइम वगैरह को शो करता है। तो अब देखो यहाँ पर अब कॉमा लग रहा है। तो एडवर्ब्स को जब शुरू में लगाया जाएगा एडवर्बल फ्रेज को, तो सूरत में क्या होगा? हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात? सर एप्लीकेशन पे भी तो लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल एप्लीकेशन। हाँ, उसमें वो पैटर्न के अंदर लिख सकते हैं। सही कह रहे हो। इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए टू सेपरेट, ये नरेशन में पढ़ा होगा ना आपने, टू सेपरेट रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। जब इनको जुदा करना पड़ता है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं ना कॉमा। कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू, तो इस तरह से लिखते हैं ना बेटा, तो इसमें कॉमा लगता है। ही सेड टू मी के बाद ये वॉट एवर जो भी है, रिपोर्टिंग स्पीच ही होता है, रिपोर्टेड स्पीच ही होता है। डायरेक्शन यकीनन आपने किया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने उसमें पढ़ा होगा। इसके अलावा और क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका? यस, टैग क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड इन टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन पता है? जैसे वो बिहारी ले Yes. आई गो डोंट आई, आई गो डोंट आई, इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना। यस 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 राइट। मैं जाता हूँ ना हमको नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। बिहारी टाइप की नहीं होती। नो, आई एम ए बिहारी बट वी डोंट से दीज थिंग्स। ठीक है, आई एम माई सेल्फ अ बिहारी बट आई डोंट से दीज थिंग्स। ये आप स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो बिहारी मतलब बिहारी में हम ऐसा कुछ नहीं कहते। ठीक है, मैं जाता हूँ ना वो। ओके दैट इज, तो वो तो एक नहीं, वो उस तरह से मतलब टैग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, देयर इज सम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ फिर कोई क्वेश्चन होता है, दैट इज कॉल्ड अ टैग क्वेश्चन। जस्ट सिंपल ये चीज़ है, एक स्टेटमेंट देने के बाद क्वेश्चन अगर आ जाए, दैट इज टैग क्वेश्चन। लाइक यू आर माई स्टूडेंट, आरंट यू, ये होता है ना टैग क्वेश्चन। तुम मेरे शागिर्द हो, क्या नहीं हो? तो स्टेटमेंट पहले दे दे रहे हैं, उसके बाद पलट कर टैग को कर रहे क्वेश्चन को। टुडे इज वेरी हॉट इजंट इट, ये होता है ना कि आज बहुत गर्मी है, क्या नहीं है? तो ये दैट इज, तो ये जो है ना, ये टैग जो टैग क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है ना वो कॉमा लगाते हैं। देखा होगा आपने ऐसा अक्सर। लास्ट इसमें ये होता है कि टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लॉज, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस के अंदर ना नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको दो कॉमा के बीच में लिखा जाता है। अगर उसको हटा भी दोगे तो मीनिंग क्लियर होती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, मैं लिखता हूँ कि अली कॉमा हु इज़ माई टीचर is absent today। अब देखिए जरा, अली who is my teacher is absent today, this is the non essential part of this sentence। अली is absent today ऐसा भी हो सकता था। ये बस इस अली को एक्सप्लेन कर रहा है, अली वो जो मेरे टीचर है वो एब्सेंट है आज। तो दो कॉमा के बीच में हम नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखते हैं, तो ये भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे कॉमा के यूजेजेस देख लिए, आई थिंक काफ़ी हैं कि सिमिलर वर्ड्स के बीच में ये जो कॉमन इस्तेमाल है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो कॉमा लगाएंगे, अगर एडवर्ब पहले आ जाए तो कॉमा लगाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। टैग क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग से पहले कॉमा लगाते हैं। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक नॉन एसेंशियल पार्ट लिखा हुआ है तो उसको फिर हम सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, दो कॉमास के अंदर लिखते हैं उस नॉन एसेंशियल पार्ट को। बात समझ में आ गई?